पावर एक ऐसा वर्ड जिसको एक्सरसाइज करने में लगभग हर एक इंडिविजुअल एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और प्राइड फील करता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई पावर की बात हमें करनी है? बिल्कुल करनी है। वेलकम टू फिजिक्स अबॉर्ड। दिस इज़ 4th लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी और इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक पावर से। लेट्स स्टार्ट नाउ। इलेक्ट्रिक पावर जैसा कि वर्ड पावर है, तो पावर के बारे में आपने क्लास 9th में ही वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर में पढ़ लिया था। वहाँ पर मैकेनिकल पावर की बात होती थी कि जब कोई वर्क डन किया जाता है, पावर होगा क्या? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसे क्या कहते हैं? ये पावर कहलाता है। तो अगर इसे फॉर्मुलेट करें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, दिस इज W डिवाइडेड बाय T। वर्क डन क्या है? वर्क डन की SI यूनिट क्या है? वर्क डन जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाता है तब वर्क डन कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर तो आपने वर्क मैकेनिकल वर्क की बात की कि आपने किसी चीज़ को डिस्प्लेस किया, फोर्स अप्लाई किया और वो डिस्प्लेस हो गया। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की बात करनी है, उसे समझना है। तो इलेक्ट्रिक पावर में फॉर्मूला डिफर नहीं होने जा रहा है। पावर का फॉर्मूला यही रहेगा। आपको मालूम है कि वर्क की SI यूनिट जूल है और टाइम की सेकेंड। जूल पर सेकेंड को नाम दिया गया इस यूनिट को वाट, यानी पावर की SI यूनिट क्या है? वाट है। तो ये तो मैकेनिकल पावर के हिसाब से आपने समझ लिया, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल पावर के हिसाब से आपको समझना है। आइए समझते हैं। ये रहा हमारा एक कंडक्टर जिसके अक्रॉस आपको चार्ज फ्लो कराना है। तो आप क्या करेंगे? इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करने लगेगा। और जब उसको टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं चार्ज के फ्लो को, तो क्या हो जाता है? वो करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा और ये रहा इसका रेसिस्टेंस इस कंडक्टर का, और ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके एक पॉइंट से या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चला जाता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपको चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क तो करना पड़ा, और यही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही है आपका वर्क डन। और वर्क डन किससे रिलेटेड हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस से। फॉर्मूले के हिसाब से दैट इज इक्वल टू Q इंटू वी। ओके, और जब आप चार्ज का फ्लो करा रहे हैं तभी करंट का फ्लो हो रहा है, यानी करंट उसी वजह से क्रिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला भी बिल्कुल ध्यान होगा। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब जब आप ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, यहाँ से निकाल के Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो ये क्या हो गया? I इंटू टी इंटू वी। क्या हो गया? ये IV इंटू टी। अब जब उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इस वर्क के जगह पे, तो ये कितना हो गया? IV T डिवाइडेड बाई T। ये कितने के बराबर आ गया? I इंटू वी, यानी इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर मल्टीप्लाइड विथ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। सो पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, I इंटू वी। इज दैट ओके नाउ? अब फ्रॉम ओम्स लॉ आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है
और उस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ये इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड विथ रेसिस्टेंस। तो कितना आ गया ये V इज इक्वल टू आई आर, ये लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आई स्क्वायर इंटू आर। तो दूसरा फॉर्मूला कितना आ गया पावर को कैलकुलेट करने का, दिस इज आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ से करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब इसी वैल्यू में यहाँ जब आप ये पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो कितना आ गया आई स्क्वायर के बदले में वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जा रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपका तीसरा फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो एक बार करंट एंड वोल्टेज के बीच का प्रोडक्ट, दूसरी बार करंट का स्क्वायर और रेसिस्टेंस के बीच का प्रोडक्ट, और तीसरी बार जो वोल्टेज स्क्वायर है डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये तीन अलग अलग फॉर्मूला है। अब आप समझ जाइए कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर में कौन सा वर्क किया गया है। यहाँ पर वर्क ये है कि आपको क्या मूव कराना पड़ रहा है, चार्ज को मूव कराना पड़ रहा है अक्रॉस द कंडक्टर, और उस हिसाब से वो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। सो ये मैकेनिकल वर्क से थोड़ा डिफरेंट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क की बात हो रही है। इज दैट ओके? अब समझते हैं कि यहाँ पर जब जूल पर सेकेंड वाट लिखते हैं, तो अगर ये वैल्यू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड हो तो ये पावर कितना हो गया, 1 वाट हो जाएगा। सो आप 1 वाट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक वर्क इज 1 जूल पर सेकेंड देन पावर इज 1 वाट। ओके, अब आपको एक चीज़ और क्लास 9th के अपने प्रीवियस क्लास के थ्रू ये पता होगा कि वर्क और एनर्जी में एक रिलेशन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। आइए थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। इसमें क्या था, इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी वर्क तभी पॉसिबल है या वर्क तभी हो पाता है जब एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, यानी एनर्जी के एक्सपेंडिचर पर ही वर्क डन हो पाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। अब आप देख लीजिए कि वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यानी अगर आप वर्क करते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होगा। क्लियर है? यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जब आप टायर हो जाते हैं तो आपके वर्क करने की इफ़िशियंसी घट जाती है, यानी टायर थकान यानी एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पर कैसे इसको समझाएंगे, तो यहाँ पर देखिए करंट के थ्रू वर्क किया जा रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। यानी जो अब तक आपने समझा उसको अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सो अब इसके थ्रू आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन के बदले में क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखनी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या, जो कंज्यूम हुई है या जिसका एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्च हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस फॉर्मूले के बाद आप पावर को फिर से डिफाइन कर सकते हैं, और क्या डिफाइन कर सकते हैं, वर्क की जगह पर अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन को यूज़ कर सकते हैं। सो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। अब जहाँ तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट का सवाल है, इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, जैसा कि वर्क की होती है। वर्क और एनर्जी चूँकि
रिलेटेड है और इक्वल है वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू, तो इसकी यूनिट और वर्क की यूनिट दोनों सेम होती है, जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट इज इक्वल टू वाट, यानी जूल पर सेकेंड इज वाट। तो अब फ्रेश अगर 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन हुआ फॉर 1 सेकेंड, तो पावर कितना हो गया 1 वाट। तो अब वर्क के बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन से भी आप वाट को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर सेकेंड। ओके, सो वाट एक छोटी यूनिट है, दिस इज ए स्मॉलर यूनिट, देयरफॉर किलो वाट का यूज करते हैं। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ये बड़ी यूनिट है, देयरफॉर इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वाट एक छोटी यूनिट है, देयरफॉर उसको इन लार्ज करके 1 किलो वाट लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 1000 वाट। पावर रेटिंग, जितने भी होम एप्लियंसेस हैं उन सभी पर पावर की रेटिंग रहती है। आपने देखा होगा बल्ब पर लिखा रहता है अलग अलग पावर की रेटिंग को, कुछ ऐसा आप देखेंगे लिखा हुआ होगा बल्ब पे 100 वाट एंड 220 वोल्ट, या फिर 60 वाट 220 वोल्ट, या फिर 9 वाट, या अलग अलग जो भी पावर रेटिंग है वो लिखी हुई रहती है। उसी तरह आपने जो स्पीकर म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ किया होगा वहाँ पर भी अलग अलग आपने देखा होगा लिखा हुआ रहता है, जैसे 500 वाट एंड 220 वोल्ट, या किसी का 1000 वाट 220 वोल्ट, या कम का भी आता है 30 वाट एंड 220 वोल्ट, या 220 टू 240 और 230 वोल्ट। थोड़ा सा वेरिएशन दिया रहता है वोल्टेज के अंदर। अब इसका मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे मिक्सर ग्राइंडर हैं, या फिर आपका रूम हीटर है, या बहुत सारा और भी जो एप्लियंस आप घरों में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, उन सबों पर पावर रेटिंग होती है। तो वो पावर रेटिंग एक्चुअली है क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो बल्ब है 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है, यानी 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया इसने 100 जूल। और इसके ऑपरेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, यानी ये वर्क कितना पर करेगा 220 वोल्ट पर वर्क करेगा। उसी तरह 500 वाट, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ये 500 जूल 1 सेकेंड में एनर्जी कंज्यूम करती है, और इसके ऑपरेशन के लिए यानी इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वोल्टेज कितना चाहिए 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक। तो यही हमारी पावर रेटिंग होती है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी कंजम्पशंस है उसके लिए हमें बिल पे करना पड़ता है। आइए समझते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसे किलो वाट आवर में मेज़र किया जाता है। किलो वाट आवर। पावर के बारे में आपने 2 तरीके से देखा, एक तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और दूसरा रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अगर एनर्जी कंजम्पशन के बारे में पता करना हो तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी कितनी एनर्जी की खपत हुई है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कितनी है, दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ द गिवन एप्लियंस, यानी जो एप्लियंस आप घर में यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर रेटिंग क्या है और कितने देर तक आपने उसको यूज़ किया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जनरली आप देखेंगे अगर वाट आवर लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये बता रहा है कि उस
एप्लियंस का रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग, और दूसरा वो 1 घंटे के ड्यूरेशन तक उसको काम करना चाहिए। अगर यही छोटी यूनिट है, आप चाहें तो इसे किलोवाट आवर लिख सकते हैं, यानी ऐसा एप्लियंस जिसकी पावर रेटिंग किलोवाट में है, 1000 वाट है, और उसको कितने देर तक काम करना है, वर्क करना है, एनर्जी कंजम्पशन करनी है, कितने देर तक, 1 आवर तक। देयरफॉर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू कितना लिया जाता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलो मतलब 1000, वाट का मतलब 1 जूल पर सेकेंड, तभी तो 1 वाट होगा। और आवर का मतलब 60 मिनट्स। ठीक है, ये 60 मिनट्स को फिर से आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए, सेकेंड के हिसाब से ही आपको ध्यान में रखना है एसआई यूनिट की। तो ये कितना हो गया, जूल पर सेकेंड, 1 मैंने हटा लिया, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, अब मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, सेकेंड से ये वाला सेकेंड कैंसिल, 1000 इंटू 3600 जूल, ये कितना आ गया, जूल आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 36 और ये 0, कितना आ जाएगा ये, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो एक यूनिट जो एनर्जी है कंजम्पशन, वो कितने के बराबर है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी के बराबर है। तो अगर इतनी एनर्जी कंजम्पशन हो जाती है तो कितने यूनिट के बराबर माना जाता है, 1 यूनिट के बराबर। अब गवर्नमेंट इसी का चार्ज करती है, 7 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर कैसा रेट इसके लिए अप्लाई किया जाता है या कैसा टैक्सेशन इसके लिए अप्लाई किया जाता है। अगर आपके घर में 100 यूनिट बिजली का खर्च हो गया है, इसका मतलब है 100 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल आपने कंज्यूम कर लिया है। और अगर ये 7 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से लिया जा रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 700। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल में आऊँगा तो बात करूँगा, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि एक यूनिट कितने के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, नॉट पर आवर। आवर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, यानी पावर रेटिंग अगर किसी सिंगल एक एप्लियंस की बात करते, कोई एक सिंगल, नॉट टोटल, तो कैसे आप समझा पाते कि इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन कितना है। अगर वो एप्लियंस पर रेटिंग 1 किलोवाट है और अगर वो 1 घंटे तक लगातार यूज़ किया जा रहा है, तब जो एनर्जी कंज्यूम की गई है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर है और उसे 1 यूनिट माना जाता है। इज दैट ओके? लेट्स सी नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। हीटिंग effect of इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसको हमें समझना है। जैसे येलो बल्ब आपने देखा, उसमें टंगस्टन का वायर यूज़ कर लेते हैं और उस वायर से होकर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, पास करती है, तो क्या होता है, उस वायर को वो हीट अप कर देता है और हीटिंग इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होने लगता है। उसी तरह गीज़र हो या रूम हीटर हो या आयरन हो, इन सभी जगह पर इलेक्ट्रिक करंट के उसी हीटिंग इफेक्ट का आप यूज़ करते हैं। ऑलरेडी आपने समझा अभी इसी लेक्चर के अंदर कि जब किसी कंडक्टर से होकर कोई करंट पास करता है, यानी जब उसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो ये करंट पास करने लगा, और मान लेते हैं ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस R है। तो आपने जब पावर के लिए
यहाँ पर लिखा तो ये क्या आया था, Q इंटू वी, और Q किसके बराबर था, वो था IT के बराबर इंटू वी। ये कितना हो गया था, IVT के बराबर। ओके, और जब आप इसी के पावर को लिखते हैं तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज IVT डिवाइडेड बाई T। T से T कैंसिल, IV, या तो P इज इक्वल टू IV आया, या P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R आया, या ये V स्क्वायर अपॉन R के बराबर आ गया। पावर के लिए आपने ये भी देखा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क आप लिख सकते हैं या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। यहाँ से E इज इक्वल टू P इंटू T आप आसानी से लिख सकते हैं, ऑलरेडी आपने करके देखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि हम किसी भी फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चूँकि करंट लिया है और रेसिस्टेंस लिया है, ये दो आपने कंसीडर किया हुआ है कि किसी दिए हुए कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है और उस दिए हुए कंडक्टर का रेसिस्टेंस R है, तो उस हिसाब से पावर आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ये आपने लिख लिया I स्क्वायर R इंटू T। ये जो क्या हुआ, ये एनर्जी कंज्यूम कौन किया, ये कंडक्टर किया, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, हीट में कन्वर्ट कर दिया। सो अगर दिया हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया, या आपने इस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके जो वर्क किया चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाने में, उसके कारण कंडक्टर क्या हुआ, हीट कर गया है। देयरफॉर वर्क डन हो या एनर्जी हो, दोनों ही केस में, एनर्जी कंजम्पशन का केस हो या वर्क डन का केस हो, दोनों ही केस में आप क्या लिख सकते हैं, इसे हीटिंग इफेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट कितने के बराबर हो गया, इसे H सिंबल से डिनोट कर दीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। ओके, इस हीटिंग इफेक्ट को जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। किनके नाम पर, ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर। ओके, उन्होंने ही इस हीटिंग इफेक्ट को करंट के सबसे पहले समझा था और इसके बारे में बताया था। अब आप देख लीजिए हीटिंग इफेक्ट किनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका स्क्वायर है ये, और रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी जितना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। आइए इस हीटिंग इफेक्ट को एक एक करके समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज I स्क्वायर। हीटिंग इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज R, रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर, एंड H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी अगर करंट डबल करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर करंट को हाफ करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, चूँकि यहाँ स्क्वायर टर्म है। रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने का मतलब है कि आप लेंथ इंक्रीज कर दीजिए, वायर को कर्ल कर दीजिए। आप देखेंगे बल्ब का फिलामेंट हो या जो रूम हीटर या ब्लोअर होता है, उसमें भी वायर आप देखेंगे कर्ली होता है। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ता है रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, और लेंथ बढ़ाने के लिए हम वायर को क्या करते हैं, कर्ल कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ओके, तो आप देखिए कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। ये I स्क्वायर क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और हीटिंग इफेक्ट क्या है, जितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक के लिए आप
यूज़ कीजिएगा एप्लियंस को, टाइम पर डायरेक्टली हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप टाइम ड्यूरेशन लीजिएगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिन पर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारा पोर्शन दूसरी चीज़ों में भी कन्वर्ट हो जाता है, लाइक लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसा एप्लियंस है जहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि उसकी बनावट ऐसी रखी जाए कि वो मैक्सिमम लेवल तक इलेक्ट्रिकल करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। जैसे गीज़र में या आयरन में या रूम हीटर में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में ये पूरी कोशिश होती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरी तरह से कोशिश करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेट्स सी नाउ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऑलरेडी बहुत सारा एग्जांपल आपको दे दिया है मैंने। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारा एग्जांपल दिया, फॉर्मूला सिंपल सा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप वायर को उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए कर्ल कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस कीजिए, ये रहा R, और फॉर द गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलकर आपको हीटिंग इफेक्ट देना शुरू कर देगा। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? गीज़र, रूम हीटर या ब्लोअर, आयरन, बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है एप्लियंस की। ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ बल्ब का। बल्ब का केस कुछ अलग है। इसमें क्या करते हैं, फिलामेंट को कुछ इस तरह वायर को कर्ल करके लगाते हैं, और ये कर्ली वायर किस चीज़ का बना होता है? ये फिलामेंट जो होता है वो बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन मेटल। ठीक है, ये क्या है? एक मेटल है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है? मेल्टिंग पॉइंट है इसकी अबाउट 3400 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट अप करेगा। और टंगस्टन मेटल को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि 3400 डिग्री सेल्सियस तक भी ये मेल्ट नहीं करता है, देयरफॉर लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद भी ये फिलामेंट ब्रेक नहीं करता है। बल्ब में एक और बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर गैस जो भरी जाती है वो या तो आर्गन होती है या फिर नाइट्रोजन, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी, एक सर्टेन लिमिट तक हाई टेम्परेचर पे ये गैसेस इस फिलामेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन किसी कारण से अगर बल्ब में लीकेज आ गया और ऑक्सीजन इन कर गया, ऑक्सीजन के इन करने के कारण क्या होगा, ये मेटल ऑक्सीडाइज कर जाएगा और फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा, और फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और बल्ब का ग्लो होना या उसका हीट प्रोड्यूस करना भी बंद का हो जाएगा। ओके, अब आइए तीसरा है फ्यूज़। फ्यूज़ में आपने देखा होगा कि हर जगह घर में सेफ्टी फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ में आपने देखा होगा एक वायर लगा होता है, इस वायर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। हाई रेसिस्टेंस होने के कारण हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। अगर किसी कारण से भी सर्किट, जो आपके हाउस होल्ड का सर्किट है, उसमें किसी कारण से भी हाई करंट फ्लो कर गया तो क्या होगा, हाई करंट उसका स्क्वायर, रेसिस्टेंस बहुत हाई, तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही इतनी ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी कि ये मेल्ट कर जाएगा हीट करके और ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करके पूरे हाउस होल्ड सर्किट को आग लगने से या मेल्ट होने से बचा लेगा।
इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।